जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो अपने मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम मॉडल पेपर नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं जो वॉल्यूम नंबर 1 का है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमने वॉल्यूम नंबर 2 के 10 मॉडल पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को कंप्लीट करें तो आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 19वां है। इसके पहले के सभी मॉडल पेपर देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेज हैं वो टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आप देख लीजिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम मेंटल एप्टीट्यूड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात और एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि एक और महामैराथन वीडियो आने वाली है जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मेंटल एप्टीट्यूड की जो RWA यानी कि रोजगार वितंकित कोचिंग द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उस बुक को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं बेहतरीन तरीके से। तो आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी क्लास आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेहतरीन क्लास हो जो कि पूरी बुक मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। फिलहाल चलिए आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 9 है आज का, और इसके अलावा इसके पहले के सभी मॉडल पेपर आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से, अदरवाइज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिहंद सुपर थर्मल पावर। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 रिहंद सुपर थर्मल पावर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि कितने भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कितने भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। राइट उत्तर हो जाएगा कुल मिलाकर के 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। देखिए धावन सोडा का जो केमिकल नेम है ये है सोडियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। देखिए राज तरंगिणी जो है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है और इसके लेखक जो हैं वो हैं कल्हड़। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कल्हड़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने कि IT सिस्टम को हैक करने का पहला चरण सुरक्षा के लिए आधार से समझौता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताएंगे। IT सिस्टम को हैक करने का पहला चरण सुरक्षा के लिए आधार से समझौता है। सही आंसर हो जाएगा कैसा समझौता। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपनीयता यानी प्राइवेसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन गोपनीयता या फिर प्राइवेसी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है कि बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बेलारूस की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन मिन्स्क। देखिए मिन्स्क जो है ये बेलारूस की राजधानी है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मिन्स्क। अगला सवाल है आपके सामने कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होते हैं। देखिए गन मेटल अगर कहा जाए इसका हिंदी अनुवाद तो आप जानते हैं इसे कहते हो बारूद। देखिए बारूद को अंग्रेजी में कहा जाता है गन मेटल, और बारूद जो है किस किस से मिलकर बना होता है ये आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉपर, टिन और जिंक। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर के गन मेटल या फिर बारूद बना होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कहा जाए गाइस कि बारूद का आविष्कार किसने किया था तो रॉजर बेकन के द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में फतोरफा यात्रा मनाया जाता है। फतोरफा यात्रा जो है किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। राइट उत्तर हो जाएगा फतोरफा जापा जो है आपका ये मनाया जाता है गोवा में। तो सही आंसर हो जाएगा फतोरफा यात्रा गोवा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो गाइस ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्ट। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाशी मेला आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि किस शहर में कैलाशी मेले का आयोजन किया जाता है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कैलाशी मेला जो है किस शहर में आयोजित किया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश के आगरा में।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? वैधानिक, संवैधानिक, बहुपक्षीय या फिर वैधानिक और बहुपक्षीय दोनों? राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वैधानिक के साथ साथ बहुपक्षीय संस्था है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि येन किसकी मुद्रा है? देखिए आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया, करेंसी एंड कैपिटल हो गया, दिवस हो गया, ये भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, इसकी आपको चिंता नहीं करना है। बाकी जो आपकी मेंटल एप्टीट्यूड है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपका एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा दूंगा, आपका एक एक चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। भाई चिंता नहीं करना है, केवल और केवल आप अपने इस परिवार से जुड़े रहें, और अगर आप सभी इस परिवार को अपना प्यार देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो गाइज हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा देंगे। आप समझ जाओ कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस केवल और केवल ज़रूरत यह है कि आप बेहतरीन तरीके से और मन लगा करके हौसले को बुलंद करते हुए पढ़ाई करते रहिए। येन जो है जापान की मुद्रा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जापान। देखिए जापान की राजधानी की बात की जाए तो जापान की राजधानी जो है ये है टोक्यो, और मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है येन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि पारसेक खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है जो कि कितनी होनी चाहिए? देखिए पारसेक जो है खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि खगोलीय दूरियों को मापने के लिए, या फिर कहा जाए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने के लिए हम किस सबसे बड़ी दूरी का उपयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा पारसेक खगोलीय दूरी। और पारसेक खगोलीय दूरी जो है ये होती है 3.26 लाइट ईयर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। प्रकाश वर्ष जो होता है ये होता है सूर्य के जो प्रकाश है उसके द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मार्च 1931 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, मार्च 1931 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि पॉलीथीन किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग का, या फिर रेशे का, या फिर इलाम स्टोर का? राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का। पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों ये किसके द्वारा गाया गया है? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत इजी सवाल है। देखिए ए मेरे वतन के लोगों ये गीत है और ये गाया गया है भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर के द्वारा। तो राइट उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लता मंगेशकर। ए मेरे वतन के लोगों ये किसके द्वारा गाया गया है? लता मंगेशकर के द्वारा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, ओणम किस राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? या फिर ओणम किस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी, केरल। देखिए केरल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, केरल। ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक जो है वो आपका केरल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज टेकन फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए राइट क्या हो? कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना या फिर 5 ईयर प्लान। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने कि कला संस्कृति के विकास के साथ ही रोजगार संवर्धन हेतु उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली जाएगी? क्वेश्चन नंबर 18 है कि कला संस्कृति के विकास के साथ ही रोजगार संवर्धन हेतु उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली जाएगी? राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। तो जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? देखिए मंगल वाद्य कहा जाए तो यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। क्योंकि अगर कहा जाए मेरे भाई तो शहनाई जो है शादी विवाह में या फिर किसी भी शुभ अवसर पे इसे बजाया जाता है, इसको वाद्यत किया जाता है। तो शहनाई जो है आपका एक मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और शहनाई के सबसे ज़्यादा जो वादक प्रसिद्ध हैं वो हैं बिस्मिल्लाह खां। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है?
देखिए नैमिषारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। राइट उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नैमिषारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर थर्ड बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के साथ स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन के तिब्बत से स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नाथुला दर्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नाथुला दर्रा। अगला सवाल आपके सामने सवाल क्या कह रहा है? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 है कि हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, यानी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 है जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया और वो कौन सा धुन था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कव्वाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डैश को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया था। कहने का मतलब है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 में, उस समय भारतीयों को सेना में भर्ती करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था, जिसे सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि पोवाड़ा नृत्य किस राज्य का एक प्रदर्शन कला है? पोवाड़ा नृत्य जो है किस राज्य का एक नृत्य है या फिर प्रदर्शन कला है? राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र। पोवाड़ा नृत्य जो है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्नलिखित में से खतरा है। कहने का मतलब यह है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में है और इसे किसके खनन से खतरा है? सही उत्तर हो जाएगा डोलोमाइट के खनन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन डोलोमाइट के खनन से। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन वाज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन मेरठ सिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड? उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 10 मई 1857। 10 मई 1857 करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा AB नेगेटिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन AB नेगेटिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये 1828 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा, क्योंकि जो ब्रह्म समाज है ये पहले ब्रह्म समाज नहीं था मेरे प्यारे भाई। जो ब्रह्म समाज है पहले आत्मीय सभा था जो कि 1815 में था, बट 1828 में ये ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति जो है ये कहाँ से हुई थी? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर बंगाल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला सवाल आपके सामने है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1995 1995 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन।
माल और सेवा कर यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 2017 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1 जुलाई 2017 को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए? सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर ओडोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मिर्जापुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला सवाल है कि ग्रेहाउंड्स नामक एक विशेष नक्सल विरोधी बल किन क्षेत्रों में अपना अभियान चलाता है? राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? कहने का मतलब है कि इमेज को पिन करने की वेबसाइट इसमें कौन सी है? राइट उत्तर हो जाएगा पिंटरेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पिंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम हिंदी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। जी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। हिंदी में पहला सवाल कि कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? देखिए प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो है पंचमा अक्षर होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पंचमा अक्षर कौन सा होगा इसका आंसर आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मा। देखिए प फ प फ ब भा और माँ। तो पर जो पांचवा अक्षर है कौन सा है ये आपका हो जाएगा माँ। और पांचवा अक्षर जो है इसे पंचमा अक्षर भी कहते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा माँ। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए क वर्ग में जो आपका क ख ग घ और अंगा ये आते हैं। इनके उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कंठ। जो दंत है ये होता है तय वर्ग का ते थे दे ध ने। और जो ओष्ठ है ये होता है पै वर्ग का पै फै बै भै मै। और तालु जो होता है च वर्ग का होता है च छ ज झ इ। ये आपका जो है तालु होता है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देखिए मूर्धा ध्वनि भी होती है टे वर्ग के अंतर्गत, दंतोष्ठ भी होता है, कंठ भी होता है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि जो है ये नहीं होती है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्रीवा ध्वनि। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाणी का विपरीतार्थक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पाणी का अगर कहा जाए मतलब तो आप कहेंगे हाथ, लेकिन गाइस अगर पाणी का विपरीत या उसका अगर कहा जाए विलोम जो होगा वो होगा चरण। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो पाणी का मतलब होता है हाथ और इसका विलोम हो जाएगा नीचे का चरण यानी पैर वाला। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हेम, तुहिन, मतंग, चारु। इसमें आपको बताना है स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका हेम। हेम जो है स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। राइट उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 119 नंबर सवाल। राइट उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन व्योम जो है ये आसमान का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर व्योम। व्योम जो है आसमान का पर्यायवाची है। अगला सवाल है कि सेना किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए सेना या फिर कहा जाए चाबी का गुच्छा या फिर कहा जाए मेरे भाई कि जो ईंट के चट्टे या फिर कहा जाए कि जो अंगूर के गुच्छे, ये सब जो हैं ये किस प्रकार के संज्ञा है या फिर किस प्रकार के नाउन है? समझने की कोशिश कीजिएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा। देखिए समझिए थोड़ा सा। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा समूहवाचक यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा समूहवाचक। सेना जो है आपका ये समूहवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक वो होता है जो अपने आप में एक प्रॉपर हो। कहने का मतलब है अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसे आप प्रॉपर कहेंगे। कहने का मतलब व्यक्ति कहेंगे। जैसे कहा जाए
आगरा या फिर कहा जाए आगरा का ताजमहल, तो आप इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक है। भाववाचक वो होगा जिसे आप केवल और केवल महसूस कर सको, उसे आप टच या फिर उसे आप देख ना सको, उसे आप कहोगे भाववाचक। जैसे कहा जाए चोरी, तो चोरी करना आप केवल महसूस करोगे। महसूस कब करोगे? जब आपके बगल में बैठा आपका पर्स चुरा ले, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने चोरी की है, तब आप कहोगे भाई कि इन्होंने चोरी की मतलब ये चोर हैं, तब आप पता कर पाओगे ना। तो आप उसे भाववाचक में रखोगे, यानी चोरी करना या फिर चोर जो है ये भाववाचक में आएगा। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। जातिवाचक वह संज्ञाएं होती हैं जो कहा जाए कॉमन हो। कहने का मतलब ये है जैसे कहा जाए लड़का, लड़के बहुत होते हैं, लेकिन अगर एक विशेष नाम दे दिया जाए जैसे शिवम, शिवम नाम का लड़का, तो शिवम आपका व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन अगर केवल लड़का कहा जाए तो वो जाति होगा। आगे देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए अच्छा अच्छी बना करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जाए स्त्रीलिंग नहीं है, आपसे ये कह रहा है 121 नंबर, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यामा जो है ये भी आपका स्त्रीलिंग है। भिक्षा दी जाती है, योजना बनाई जाती है। संबल जो है आपका ये स्त्रीलिंग नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 संबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। इसमें से कौन सा पद विकृत नहीं होता? बताना है कि इसमें से कौन सा पद विकृत नहीं होता। 122 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अव्यय। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। इसके मतलब क्या है? जो थोड़ा जानता है इसके लिए एक शब्द क्या है? जो थोड़ा जानता है उसे आप कहेंगे अल्पज्ञ। राइट उत्तर हो जाएगा 3rd ऑप्शन अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसे आप क्या कहोगे? अल्पज्ञ। अगला है कि जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? देखो जिसको और वह, यानी कि यहाँ पे ये संबंध बताया जा रहा है कि जिसे आपने बुलाया था वो विद्यालय गया है। तो यहाँ पे जिसने और उसने ये जो है आपके संबंध दर्शा रहे हैं, यानी रिलेशन दर्शा रहे हैं। तो रिलेटिव होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है कि संघार का संधि विच्छेद क्या होता है? संघार का संधि विच्छेद क्या होता है? 125 नंबर सवाल। संघार का संधि विच्छेद जो होगा ये होगा समधनहार। राइट उत्तर हो जाएगा 4 ऑप्शन समधनहार। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? देखिए बहुवचन की बात की जाए तो माता आपका एक वचन है, माताएं इसका बहुवचन होगा। लड़का आपका एक वचन है, लड़के इसका बहुवचन होगा। और किताब आपका एक वचन है, किताबें इसका बहुवचन होगा। जबकि प्राण जो है आपका ये सदैव बहुवचन में ही होता है। हस्ताक्षर आपका सदैव बहुवचन में ही होता है। और इसके अलावा दर्शन जो है आपका ये भी सदैव बहुवचन में ही होता है। तो हमसे पूछा गया इसमें बहुवचन कौन सा है, तो प्राण हो जाएगा, ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कहते हैं कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ये नहीं कहते प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिए। तो मतलब क्या हो जाएगा? प्राण जो है आपका ये बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गुड न्यूज़ दे दूँ। जैसे जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनको बताना जरूरी है, एक रामबाण ई बुक तैयार की गई है यूपी पुलिस सिटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसका नाम ई बुक इसलिए रखा गया है, या फिर कहा जाए इसका नाम रामबाण इसलिए रखा गया है क्योंकि मेरे प्यारे भाई इसमें आपको सभी टॉपिक, जैसे कि कहा जाए यूपी पुलिस के सभी सिलेबस, जिसमें आपका जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आपको बेस्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे। दूसरी बात मेरे भाई अगर कहूँ तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। और तीसरी बात ये कि इसकी खास बात है कि जीके जो है या फिर जो आपकी ये ई बुक है इसमें जीके जो है आपका ये ओरिएंटेड क्वेश्चंस रखा गया है, क्योंकि जीके से आपको ज़्यादा डर लगता है। और चौथी खास बात ये है कि इसमें जो ई बुक है ये इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। पाँचवीं सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, ये आपको मात्र 39 की मिल रही है। और छठवीं सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसको पढ़ने के बाद किसी की कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप एक बार बेहतरीन तरीके से इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर है ज़रूरत तो केवल और केवल अच्छे से पढ़ने की। मेरे भाई इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, अभी आपको मात्र 39 की मिल रही है। दाम तो इसका 99 है, लेकिन अभी आपको 39 की मिल रही है। अगर आपको लेना है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 8948 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगर आपको इसका डेमो पेज देखना है तो मैं आपको डेमो पेज दिखा देता हूँ। एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए। री एग्ज़ाम यूपी पुलिस के लिए कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक पूरे 418 पेज की
आपके लिए तैयार की गई है, खासकर 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में। मेरे प्यारे भाई, ई बुक जो है इमेज कलरफुल के साथ है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। इस वजह से मेरे भाई ये ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाया गया है। सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं एंड टॉपिक वाइज हैं। तो अब देरी किस बात की, ये भी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को पाइए। मेरे प्यारे भाई, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 8948666752। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 127, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सा क्रिया का भेद है। देखिए, रोहन चाय पीकर बैठ गया यानी एक काम के जस्ट तुरंत बाद दूसरा काम किया गया। चाय पीने के बाद बैठने का काम हुआ है यानी चाय पीकर, तो इसमें पूर्वकालिक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि पक्षी रात में सोते हैं, इसमें कौन सा वाच्य है, या फिर इसमें कौन सा, वही से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पक्षी रात में सोते हैं, इसमें कौन सा वाच्य है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसमें कर्तवाच्य है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। सवाल नंबर 129 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। विद्यावाचस्पद कैसे लिखा जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दिया गया ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। विद्यावाचस्पद ऑप्शन नंबर थर्ड की तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे लिखे गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। आपको बताना है कि इसमें से एक शुद्ध वाक्य है, वो कौन सा वाक्य है, बताइए। कुंभ के मेले में 4 दिल्ली के व्यक्ति मिले, नहीं, कुंभ के मेले में दिल्ली के 4 व्यक्ति मिले। अगर आप ऐसा कहते तो ये बिल्कुल उचित होता। किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, ठीक है, वह नहाकर भोजन किया, नहीं, उसने नहाकर भोजन किया, ये होना चाहिए था। वह आ जाए तो कैसी रहेगी, वह आ जाए तो कैसा रहेगा, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एंड इसके अलावा मोहन, ये और इसके अलावा ए, ये गलत है। राइट होगा आपका बी आंसर आपका, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें कौन सा विशेषण है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इसमें से एक शब्द तत्सम है, वो कौन सा है। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी या फिर कहा जाए क्वेश्चंस की क्वालिटी सही नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में इसकी फ़ोटो ली गई थी। राइट हो जाएगा 132 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन वो बी, सौभाग्य। सौभाग्य जो है आपका ये हो जाएगा तत्सम, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है कि बच्चे घर से निकल गए, वाक्य में कारक बताइए। बच्चे घर से निकल गए, देखिए घर से निकलना ये आधारित है, मतलब कहा जाए एक दूसरे पे, ये या फिर कहा जाए मेरे भाई कि ये जो है घर से निकलना ये अलगाव की दृष्टि को दर्शा रहा है। तो घर से निकलना जो है ये आपका अलगाव की दृष्टि को दर्शा रहा है, तो राइट हो जाएगा अपादान कारक। बच्चे घर से निकल गए, इसमें अपादान कारक होगा। अगला है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंत और अंत्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अंत्य का मतलब होता है आपका समाप्ति और अंत्य का मतलब होता है नीच। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन 4, अंत्य का मतलब समाप्ति और अंत्य का मतलब आपका नीच। अगला सवाल 135 नंबर है कि द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या है। द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या है, 135 नंबर सवाल बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए द्विज का अनेकार्थी शब्द जो है ये हो जाएगा आपका 135 नंबर सवाल का दांत। इसके अलावा कहा जाए तो ब्राह्मण जो है ये भी आपका द्विज का अनेकार्थी शब्द है। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे दांत जो है आपका ये भी द्विज का अनेकार्थी शब्द है। अगला सवाल है आपके सामने कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में से विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा अर्धविराम का। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 137 है। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, इसमें कौन सा अलंकार है। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मानव की दृष्टि से समझाया गया है, यानी संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, यानी जो संध्या है वो रंग बिरंगी जो छीट कलर की है मतलब चादरें उसको ओढ़े हुए है। लेकिन आप अगर ये समझने की कोशिश करो तो क्या संध्या ओढ़ सकती है, नहीं ओढ़ सकती ना। यहाँ पे मानव को ध्यान में रखते हुए उसकी कल्पना को किया गया है, यानी कि मानवीकरण हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जैसे कली खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। अगला है कली खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है,
मतलब कहा जाए मेरे भाई तो कली खिलना, इस मुहावरे का अर्थ है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, खुश होना। देखिए कली खिलना इसका अर्थ है खुश होना, और कली खुलना का मतलब है भेद खुलना। तो अगर खुलना कहा जाएगा तो भेद खुलना, और खिलना कहा जाएगा तो खुश रहना। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका 139 नंबर सवाल का, मिलाप शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है आप। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि संपूर्ण में उपसर्ग बताइए। संपूर्ण में उपसर्ग बताइए, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा। राइट उत्तर हो जाएगा संपूर्ण में सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा सम उपसर्ग। अगला है कि यथासंभव में कौन सा समास है। 141 नंबर सवाल है, यथासंभव में कौन सा समास है। देखिए जब भी आगे यथा लग जाए या फिर प्रति लग जाए, ये सब जो वाक्य हैं आपके, मतलब ये जो आपके शब्दांश से ये लग जाएं, तो आप उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास, क्योंकि आगे अव्यय पद लगे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 141 का। अगला सवाल है कि 142 से 146 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पे आधारित सवाल का उत्तर देना है। तो मैं एक बार गद्यांश को जल्दी से पढ़ देता हूँ आपके सामने ही। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज से लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट की प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमशिखर पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लाहौर की ओर एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी व्यक्ति को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल आपके सामने 142 नंबर है। पर्वत शिखर पर बर्फ़ के प्लून बनने का कारण क्या था। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा अत्यधिक तीव्र हवाओं के चलना, यानी अत्यधिक तीव्र हवा के चलने के कारण। राइट उत्तर हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि बर्फ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है इसमें से बर्फ़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, पाला, तुषार, हिम ये बर्फ़ के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कहा जाए शैल जो है बर्फ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेरे भाई शैल जो है बर्फ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि शैल जो है आपका ये पत्थर का पर्यायवाची होता है। राइट उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है कि कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान क्या करना चाहिए। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, समझने की कोशिश फिर से कीजिए, कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान क्या होता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेना चाहिए, ऐसा कहा नहीं गया है गद्यांश के अनुसार। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा गया है गद्यांश के अनुसार। और गद्यांश के अनुसार ना तो ऐसा कहा गया है कि खतरों से बचकर चलना चाहिए। गद्यांश में कहा गया है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने है कि खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता था। राइट उत्तर हो जाएगा खासकर तूफानों का। तो राइट उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तूफानों का। अगला सवाल, आकर्षित शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का मतलब बताइए। फिर कहा जाए आकर्षित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 146। देखिए आकर्षित में आकर्षण आपका जो है ये मूल शब्द है और इत आपका प्रत्यय लगा हुआ है।
राइट उत्तर हो जाएगा आकर्षण धन। इत ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर सवाल, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उदय प्रकाश को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलबे का मालिक इस कहानी के रचनाकार कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा मोहन राकेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? इसमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुल्ला दाऊद। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 है कि हिम तरंगिणी किसका काव्य है? देखिए हिम तरंगिणी के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और वो दिया गया था मैखनलाल चतुर्वेदी को। राइट उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सो गाइस यहाँ पे आपके जो मॉडल पेपर नंबर 9 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी है तो बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके एक क्लिक करने से मुझे ऊर्जा मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। इस वजह से मेरे भाई वीडियो को एक बार सभी प्यारे भाई बहन दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, और जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। एक बात आप अच्छे से जानते हो कि जो आपकी क्लासेस हैं इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा करके आप उसे गाइस सेलेक्ट ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी इसके बाद जो अपना मॉडल पेपर होगा वो होगा मॉडल पेपर नंबर 10, जो कि वॉल्यूम नंबर 1 के लास्ट मॉडल पेपर होंगे। उसके बाद हम 20 मॉडल पेपर कर चुके होंगे। तो मेरे प्यारे भाई इसके बाद जो होगा 10वां मॉडल पेपर होगा। तो आज की हमारी मेहनत कैसे लगी अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके जब अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे और ऊर्जा दे जाते हैं। तो मेरे भाई आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।